सब कह रहे हैं कि मैच बहुत टाइट था, सीएसके ने अच्छा फाइट दिया है। बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको प्रूफ कर दूंगा आगे जाके कि बहुत ही वन साइडेड मैच हुआ है। दूसरा, दोनों टीम के बीच पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या था, वो कौन इंसान था जो दोनों टीम के बीच एक डिफरेंस था और इसलिए एसआरएच जीता है, उसके बारे में मैं स्टैट्स के साथ एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा आगे जाके। ठीक है, पहले दो फोटो देख लो। एक संजू सैमसन जो वाइट को रोका है आकिल हुसैन की बॉल पे, अनबिलीवेबल टेक था, अनबिलीवेबल। इधर संजू सैमसन ने 4 रन बचाया, फिर नूर ने एक छक्का बचा के और 5 रन बचाया, 11 रन इधर बच गया है, और उर्विल पटेल ने इधर 2 रन बचाए, 13 रन बच गए। अगर ऐसा फील्डिंग नहीं करता ये मैच 3 ओवर पहले ही खत्म हो जाता। तो टाइट मैच होने का सीएसके ने कुछ फाइट नहीं दिया है, कुछ ऐसा हुआ ही नहीं कि मुझे लगा कि मैच टाइट है, कहीं से भी नहीं लगा। 14 ओवर तक साफ साफ पता लग गया था कि एसआरएच गेम में बहुत आगे है। 14 ओवर में अगर पता लग जाता है तो ये मैच कहीं से भी टाइट नहीं है। अब जो लोग पहली बार जुड़ रहे इस वीडियो में, मैं उनसे माफी मांगना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने वो पहली बार मुझे देख रहा होगा, बहुत ही गलत इंप्रेशन में दूंगा। क्योंकि हम इस चैनल पे बहुत ही इन डेप्थ क्रिकेट की बातें करते, कुछ नया नया स्टेट्स लेके आते, कुछ नए नए पर्सपेक्टिव के बारे में बातें करते हैं जो शायद जनरली लोग बातें नहीं करते। लेकिन इस वीडियो पे मुझे बहुत ज्यादा गाली गलौज करना पड़ेगा। पहले मैं माफी मांग लेता हूं, हाथ जोड़ के माफी मांग लेता हूं कि बहुत ज्यादा गाली गलौज करना पड़ेगा, और मैं मजबूर हूं गाली गलौज करने के लिए, मैं मजबूर हूं। बस अगर आप वीडियो एंड तक देखोगे, जो लोग नए जुड़े उनको पता लग जाएगा कि हम क्रिकेट की बातें भी करते हैं, लेकिन पहले एक खिलाड़ी की गांड मार लेते हैं पहले। ठीक है, जो लोगों को लगता है कि एक एक्सक्यूज है लोगों के पास कि नहीं, बहुत सारे प्लेयर्स, अच्छे अच्छे प्लेयर्स इंजर्ड हो गए, इसलिए सीएसके का सीजन ऐसा गया, इसलिए सीएसके हार गए, ये आप कब बोलते हो? चलो एक एग्जांपल ले लेता हूं। मान लेते कि T20 वर्ल्ड कप में, अब जो T20 वर्ल्ड कप हुआ है उसमें जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह दोनों इंजर्ड होकर बाहर चला गया, और उनको रिप्लेस किया है सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने। अब एक ऐसा मैच आ गया, मान लेते हैं सेमीफाइनल में, जहां पे इंडिया को लास्ट के 2 ओवर पे 30 रन डिफेंड करना था, और सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा से वो हुआ नहीं है, और इंडिया वो मैच हार गया, वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। तो आपका कहना लॉजिकल है कि अगर बुमराह और अर्शदीप इंजर्ड नहीं होता तो इंडिया ये टूर्नामेंट नहीं हारता। गुड इनफ। लेकिन अगर आप कहते हो कि बुमराह और अर्शदीप इंजर्ड होकर बाहर हो गया, इसलिए सूर्या 100 के स्ट्राइकर से 30 बॉल खेल रहे हैं, जिसकी वजह से इंडिया कम रन बना के मैच हार रहा है, तो क्या इंजरी से परफॉर्मेंस का कुछ लेना देना है? ये कौन सा एक्सक्यूज है कि इंजर्ड होकर बाहर हो गया इसलिए सीएसके अच्छा नहीं कर पा रहे? कौन से इंजरी की वजह से इस चूतिया 21 बॉल्स पे 15 रन बना रहा है? ये कोई मतलब बना है? जब ये ऑक्शन खत्म हुआ ना, सबने कहा कि सीएसके बैटिंग में बहुत सॉलिड है, इनकी बैटिंग यूनिट क्लिक करेगा तो 220 230 रोज बन सकता है। इनका वीकेस्ट पॉइंट है बॉलिंग। 6 मैच जीता है, 6 के 6 मैच बॉलिंग की वजह से जीता है। एक ऐसा मैच नहीं है, 7 मैच बैटिंग ने हरवाया है, और एक ऐसा मैच नहीं है जहां पे आपको लगा होगा कि नहीं बैटिंग पहले आ गया, 240 बना दिया सीएसके के बैट्समैन ने, वाह क्या बैटिंग किया, फिर 220 चेस कर दिया, वाह क्या बैटिंग किया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी। बैटिंग यूनिट कभी क्लिक किया ही नहीं है। हर मैच बैट्समैन ने हराया है, बॉलिंग ने नहीं। बॉलिंग ने हर मैच 12 पॉइंट आपको बॉलिंग की वजह से मिला है। आपने कोई एक मैच देखा सीएसके जहां पे सीएसके 240 बनाए कहीं पे 220 चेस किया है? नहीं किया है। तो सीधा सीधा बैट्समैन की गलती है। मैं आ रहा हूं, मैं उस गांडू प्लेयर पे आ रहा हूं, ठीक है? थोड़ा टाइम दे दो, थोड़ा टाइम दे दो। जब T20 वर्ल्ड कप में बैक टू बैक बाबर आजम खराब करते हैं, 2024 T20 वर्ल्ड कप हो गया, 2026 T20 वर्ल्ड कप हो गया, हम इधर बैठ के गाली देते बाबर आजम को। इंसान वो भी है, नो डाउट इन दैट। आपको डाउट तो नहीं है कि वो इंसान नहीं, कुत्ता जानवर है, कुछ नहीं ना? क्रिकेटर वो भी है, वो हमें भी पता, आपको भी पता वो क्रिकेटर है। तो उसको गाली देने में हमें बहुत मजा आता है, उसको ट्रोल करने में हमें बहुत मजा आता है। लेकिन जब अपना कोई खिलाड़ी हो, नहीं 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 हमारे देश के लिए खेलता है, उसको गाली मत दो। क्यों? बाबर आजम भी इंसान है, ए झाटू भी इंसान है। बाबर आजम भी क्रिकेटर है, ये भी क्रिकेटर है। अब मैं कंट्री देख के डिफरेंशिएट करूं क्या? बाबर आजम के पास बॉम्ब मिला क्या? मैं कंट्री देख के डिफरेंशिएट करूं प्लेयर्स को? आप कह रहे हो अगर कोई रेपिस्ट इंडिया में है और कोई रेपिस्ट पाकिस्तान का है, मैं दोनों को डिफरेंट तरीके से ट्रीट करूंगी? नहीं, इंडिया का रेपिस्ट है तो बेटर इंसान ही होगा, ऐसा नहीं होता ना। दोनों रेपिस्ट है मेरे हिसाब से, और मैं दोनों को हमेशा से, जब से मैंने चैनल खोला, मैंने हमेशा कहा है मैं एज ए क्रिकेटर को एज ए क्रिकेट की स्किल सेट के ऊपर जज करूंगा। कौन कौन से कंट्री से है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? तो अगर बाबर आजम को गाली देना बनता है तो इसको भी गाली देना बनता है, ठीक है? तो आ जाओ, तो कौन से प्लेयर की बात कर रहे हैं? बड़े बड़े प्लेयर्स, विराट कोहली, MS धोनी, शुभमन गिल जैसे प्लेयर को पानी पिलाने वाला झाटूराज, उसके बारे में बात करते हैं। एक अकेले आदमी ने एक फ्रेंचाइज का कैसे गांड मार दिया, मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है? 12 ओवर तक खेल गया कल के दिन, 11.3 ओवर्स, 21 बॉल खेल के 15 रन, 71 का स्ट्राइक रेट।
71 का स्ट्राइक रेट, 21 बॉल खेल गया, ऑलमोस्ट 12th ओवर तक बैटिंग करके गया है वो, एक बाउंड्री नहीं। और ये पहली बार नहीं है, इस सीजन में 3 बार इस वाटर बॉय ने 20 से ज्यादा बॉल खेला है जहां पे उसने बाउंड्री नहीं मारा है। इस पूरे आईपीएल के सीजन में हर टीम मिला के जिसने भी पावर प्ले में 100 से ऊपर बॉल खेला है, सबसे कम स्ट्राइक रेट झाटू का है 124.6। तो आप कहोगे शायद पावर प्ले के बाद एक्सेलरेट करता होगा, पावर प्ले के बाद एक्सेलरेट, जो बैट्समैन 2 फील्डर बाहर होते हैं तब नहीं कर पाता एक्सेलरेट, वो पावर प्ले की बात करेगा। जिस प्लेयर ने 200 रन मारा इस आईपीएल में, 200 रन, उसमें भी सबसे कम स्ट्राइक रेट इस झाटू का है 125। मतलब पावर प्ले में भी फ्लॉप, पावर प्ले के बाद भी फ्लॉप, अजिंक्य रहाणे से खराब स्ट्राइक रेट। एक रिपोर्टर है जो दिन भर अजिंक्य रहाणे के गांड में पड़ा रहता है, उसका कोई भी वीडियो उठा लो, केकेआर का वीडियो, उसमें एक ही चीज है, रहाणे को बाहर करो, रहाणे को बाहर करो, रहाणे को बाहर करो। जिंदगी में ऋषभ पंत के परफॉर्मेंस, ऋषभ पंत की कैप्टनसी के बारे में बात नहीं करेगा, जिंदगी में ऋतुराज गायकवाड़ का बैटिंग, ऋतुराज गायकवाड़ की परफॉर्मेंस के बारे में बात नहीं करेगा, सिर्फ रहाणे रहाणे रहाणे। जबकि परफॉर्मेंस इन दोनों का और भी इससे भी खराब है, इससे भी खराब है। तो जितने भी फैंस है ऋतुराज गायकवाड़ का, उनके जितने भी सवाल होगा, इसका एडवांस जवाब मैं लेके आया हूं। पहला उनका एक होता है एक्सक्यूज कि क्यों ऋतुराज अच्छा नहीं कर पा रहे। टेक्निकली सॉलिड बैट्समैन है, टेक्निकली सॉलिड। टी20 क्रिकेट 2024 से बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड हो चुके हैं, फ्लैट पिचेस पे हम खेल रहे हैं, क्रिकेट की कोई वैल्यू नहीं है, बॉलर्स है नहीं गेम पे, हर मैच पे 220 बन रहे, 220 चेज हो रहे। तो ऐसे टेक्निकल प्लेयर को थोड़ा सा टाइम लगता है सेटल होने में, खेलने में, ऐसा उनका मानना है। विराट कोहली टेक्निकली सॉलिड नहीं है, विराट कोहली टेक्निकली सॉलिड नहीं है। उनका स्ट्राइक रेट उठा के देख लो इस सीजन, और पिछले सीजन का भी देख लो, 150 के स्ट्राइक रेट से 700 रन मार रहे हैं, जबकि ओल्ड हो चुके, अपने करियर की लास्ट फेज में चल रहा है, शायद अपने करियर की लास्ट फेज में चल रहा है, और इस स्ट्राइक के साथ अभी एडॉप्ट कर रहा है। ऋतुराज गायकवाड़ ने इंटरनेशनल क्रिकेट खेला भी नहीं है, विराट कोहली की 1% क्रिकेट खेला नहीं है अभी तक, इस उम्र पे कर नहीं पा रहे एडॉप्ट। केएल राहुल टेक्निकली सॉलिड नहीं है। अभी तो केएल राहुल का एक बेहतरीन इंटरव्यू में सुनकर आया था 2 दिन पहले, जहां पे उसने कहा इस सीजन मेरे लिए स्पेशल है क्योंकि मैंने अपने स्ट्राइक रेट पे काम किया, ऑलमोस्ट 180 के स्ट्राइक रेट से मारा है इसने 500 रन इस आईपीएल में। साई सुदर्शन, शुभमन गिल टेक्निकली सॉलिड नहीं है। साई सुदर्शन का देख लो, 3 सीजन में 500 रन लगातार, 2 सीजन में 150 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से 500 रन। शुभमन गिल का देख लो, 150 के ऊपर का स्ट्राइक रेट है, फिर भी कुछ मैच में स्लो खेलते, फिर भी ओवरऑल स्ट्राइक रेट 150 का है। तो ऋतुराज क्यों अपने आप को एडॉप्ट नहीं कर पा रहे, क्यों? टेक्निकली सॉलिड और बैट्समैन नहीं है इस आईपीएल में, वो लोग कैसे कर रहे हैं, केएल राहुल कैसे कर रहे हैं, आप बताओ ना मुझे। ये सिर्फ एक सीजन का बात नहीं है। दूसरा, इसके जो फैंस है वो और एक पॉइंट लेके आएगा, 2024 में 500 रन के ऊपर मारा था उसने। पहली बात तो ये, 2024 में अगर आप टॉप 5 रन गेटर्स देखोगे आईपीएल में, टॉप 5 रन गेटर्स में सबसे कम स्ट्राइक रेट भी ऋतुराज गायकवाड़ के, 141 का स्ट्राइक रेट, 141 का स्ट्राइक रेट। चलो 500 रन मार दिया, वाह, बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा काम। ऐसा होता ना तो केएल राहुल शायद आईपीएल का सबसे बड़ा बैट्समैन होता, हर सीजन में 500 रन मारता है वो। लेकिन इंपैक्ट क्या था उसके शुरू में 500 रन का, सबको पता है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, केएल राहुल को खुद को पता है। स्ट्राइक रेट इज ओवररेटेड कहने वाला केएल राहुल को खुद को पता है कि उसका क्या था। अभी आ गया ना लाइन पे, अभी खुद को इंप्रूव कर रहा है ना कि नहीं, इंडिया के लिए खेलना है, बेटर करना है, टी20 में जगह बनाना है, आईपीएल में बेटर करना है। हाँ, तो अच्छे स्ट्राइकर से खेल रहे हैं। स्ट्राइक रेट इज ओवररेटेड कहने वाला था एक टाइम पे। तो ऋतुराज गायकवाड़ 2024 में 500 रन तो मारा है, उसके फैंस आगे कहेंगे। एक मैच था, है ना, 18 मई 2024, ऐसा पहला कैप्टन बना ऋतुराज गायकवाड़ जो हार के भी प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकता था। आरसीबी के अगेंस्ट चिन्नास्वामी में मैच था, हार के भी क्वालिफाई कर सकता था। उस मैच पे ऋतुराज गायकवाड़ गोल्डन डक पे आउट होता है 2024, जहां पे आप 500 रन की बात कर रहे हैं, गोल्डन डक पे आउट, और सीएसके बाहर टूर्नामेंट से। वो फर्स्ट सीजन था जहां पे वो कैप्टन बना। आप कहोगे उसके फैंस उसको करने के लिए, बचाने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए उसके स्लो इनिंग्स को कहेंगे कि 2021 में ऑरेंज कैप, 2020 में ऑरेंज कैप, 2022 में ऑरेंज कैप। सोचो 2026 चल रहा है, 26 खत्म भी हो जाएगा थोड़े महीने बाद। उनको ऋतुराज गायकवाड़ कितना अच्छा बैट्समैन है वो समझाने के लिए 2021 में जाना पड़ रहा है। अरे भाई, मैं तो कहता हूं उसके स्कूल लाइफ में चले जा, कि स्कूल लेवल में महाराष्ट्र में एक गांव में 800 रन मारा था ऋतुराज गायकवाड़। ये भी बोल दे मुझे, है ना, ये भी बोल दे कि 2021 में जाना पड़ रहा है जब क्रिकेट कुछ अलग ही चल रहा था। और मैं रिमाइंडिंग नहीं हूं, 2021 में बुला नहीं हूं, और मैं नहीं कह रहा ऋतुराज ने खराब किया था। 2021 वाला फाइनल आपको याद होगा, 118 के स्ट्राइक रेट से उस दिन भी 5 या 6 ओवर ऋतुराज गायकवाड़ खेल गया था। 118 के स्ट्राइक रेट से 5 या 6 ओवर खेल गया था। वो मैच मैं भूल ही नहीं सकता हूं, भूल ही नहीं सकता। अगर रॉबिन उथप्पा उस फॉर्म में नहीं होता, शायद करियर का बेस्ट फॉर्म में था उथप्पा उस टाइम पे, अगर मोइन अली उस फॉर्म पे नहीं होता, वो मैच सीएसके हार जाता केकेआर के सामने। उसके बाद धोनी का स्टंपिंग आ गया शुभमन गिल के पास, वरना खत्म था वो मैच।
जिस हिसाब से ऋतुराज गायकवाड़ ने बैटिंग किया ना 2021 फाइनल में, जाके आप खुद देख लो, फिर आके मुझसे बात करना। 2021 में जाना पड़ रहा है 2026 में उसको डिफेंड करने के लिए। कैप्टनसी अच्छा करता है यार, कैप्टनसी बहुत अच्छा करता है। कल अकील हुसैन पहला 2 ओवर में कितना 15 रन देके 1 विकेट लिया अभिषेक शर्मा को पहले 2 ओवर में। उसका दूसरा ओवर खत्म हो जाता है 10th ओवर में। बताओ थर्ड ओवर कब आता है? 16th ओवर में उसको थर्ड ओवर आता है, चौथा ओवर कभी आता ही नहीं है। जबकि आपके पास क्लासन को आउट करने के लिए और तरीका नहीं है, तो अकील हुसैन को आप ट्राई क्यों नहीं करवाओगे? दूसरा मेरा प्रॉब्लम है, हर पूरे आईपीएल में रहा है, मैंने बार बार कहा है, अकील हुसैन के आने से पूरा बॉलिंग यूनिट बेटर लगता है, नूर की परफॉर्मेंस बेटर हो जाता है। अकील खुद, बिना अकील के सीएसके ने इस आईपीएल में पिछला मैच छोड़ के 9 विकेट लिया था, और विद अकील जब अकील खेले 52 विकेट्स लिए 6 मैच पे, 52 या 53 विकेट्स लिए 6 मैच पे। ठीक है, अकील को कितने बार ड्रॉप किया मैचअप के बेसिस पे, आप जाके देख लो कितने बार ड्रॉप किया है गायकवाड़ ने। कैप्टन है ये, कैप्टन बनेगा। और मैंने बार बार कहा, महाराष्ट्र प्रीमियर लीग जब से T20 बना है उसने उधर नहीं जीता, और सबसे खराब कैप्टनसी मैंने उसको पहली बार तब देखा था जब दिलीप ट्रॉफी 2024 में वो इंडिया सी का शायद कैप्टनसी कर रहा था, फाइनल पे पहुंचा था इंडिया ए की, जहां पे मयंक अग्रवाल जैसे प्लेयर जो रिलीवेंट नहीं है उसको कैप्टनसी में पैर के नीचे रख के हरा के चला गया एक दिन में। जीता हुआ मैच ऋतुराज गायकवाड़ की कैप्टनसी से हार गया था, दिलीप ट्रॉफी वाला फाइनल 2024 वाला। कैप्टनसी अच्छा करता है वो। मैच बहुत टाइट था, बहुत टाइट था, मैंने देख लिया कितना टाइट मैच था कल। आग बंद करके मैं कह सकता था 12 ओवर के बाद कि एसआरएच मैच जीतने वाला है, आग बंद करके कहने वाला था। क्या अनटिल अनलेस कोई स्टार्क जैसा ओवर डाल दे, एक ही ओवर में 3 विकेट ले ले, और वो बॉलर है भी कौन जो 1 ओवर में 3 विकेट ले सीएसके के लिए? वेरी पुअर, वेरी पुअर। कैसे आप डिफेंड करते हो ऐसे स्टेट्स के साथ? एक ऐसा, और एक कैप्टन है यार, ऐसा नहीं है इस स्क्वाड खराब है, ये स्क्वाड खराब नहीं है, बैकअप के प्लेयर्स भी अच्छे थे हमारे, बैकअप के प्लेयर्स भी अच्छे थे। शायद नेथन एलिस अगर फिट होता, शायद अंशुल कंबोज का पहले 1-2 मैच में जगह नहीं बनता। अंशुल कंबोज पिछले सीजन में भी पहले 1-2 मैच में जगह नहीं बना था उसका, जब सीएसके ने थोड़ा हारना स्टार्ट किया फिर अंशुल कंबोज जगह बना है। बैकअप के प्लेयर्स कौन अच्छे नहीं हमारे बताओ? स्पेंसर जॉनसन, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा, 2 मैच खेले सीजन, दोनों बार पावर प्ले में बेहतरीन बॉलिंग की है, बेहतरीन बॉलिंग की। कल भी इनसाइड आउटसाइड एज में 2 चौका मिल गया था ईशान किशन को पावर प्ले में। क्या बॉलिंग की, आप जाके देखो ना स्पेंसर जॉनसन, उसका 3-3 ओवर का स्पेल दोनों मैच में देखो, बहुत शार्प था वो। बैकअप के प्लेयर्स की वजह से, इंजरी की वजह से आप हारे नहीं हो। ये जो ऋतुराज गायकवाड़ जगह बना के बैठे हैं ओपनिंग पोजीशन में, 120 के स्ट्राइक से हर मैच में बैटिंग कर, 110 के स्ट्राइक में बिना बाउंड्री के 20-30 बॉल खेलते, आप इसकी वजह से हार रहे हो। इंजरी प्लेयर का बहाना मत दो आप। इस टीम में अमन खान है जो हर बॉल पे छक्का मार सकता है, इस टीम में सरफराज खान है, इस टीम में संजू सैमसन, उर्मिल पटेल ओपनिंग कर सकता था, नंबर 3 पे सरफराज खान आ सकता था। सरफराज खान बाहर क्यों है? आप अश्विन को मानते हो ना, उसकी बात है, अश्विन कभी बात नहीं करेगा, अश्विन इंटरनेशनल क्रिकेटर, वो कभी गाली गलौज नहीं करेगा, वो भी अपसेट होके हार मान चुका होगा ऋतुराज गायकवाड़ को देख के, लेकिन फैन है, खुद खेल चुका है, क्या बोल सकता है? आगे बोल सकते हैं ऋतुराज चुतिया है, बोलेगा अश्विन? कभी नहीं बोलेगा। अश्विन को मानते हो, अश्विन की वीडियो देखते हो ना, जाके कॉमेंट सेक्शन पे उसके लिखो, बार बार लिखो कि जो प्रैक्टिस मैचेस हुआ है चेपॉक में इस सीजन शुरू होने से पहले, सरफराज खान का स्कोर कार्ड और ऋतुराज गायकवाड़ के स्कोर कार्ड कंपेयर कर लो। मेरे पास भी है स्कोर कार्ड, मेरे पास भी स्कोर कार्ड। मैंने पहले भी कहा है, मैं चेन्नई के बहुत सारे प्लेयर्स को बहुत करीब से जानता हूं, ठीक है? अगर आप प्रैक्टिस मैचेस का देख लो, जितने भी प्रैक्टिस मैच चेन्नई ने खेला है, 2 टीम डिवाइड करके, सरफराज खान जैसा बैट्समैन नेट्स पे कोई था ही नहीं, प्रैक्टिस में था ही नहीं। ऋतुराज गायकवाड़ का सबसे वन ऑफ द वर्स्ट बैट्समैन था इस साल नेट्स में, जब 2 इंटर स्क्वाड मैचेस हुआ, वन ऑफ द वर्स्ट बैट्समैन रहा ऋतुराज गायकवाड़। रन उसने बनाया, लेकिन फिर भी सबसे खराब बैट्समैन सीएसके के इंटर स्क्वाड मैच पे, ये सीजन शुरू होने से पहले ऋतुराज गायकवाड़ था। जाके अश्विन से पूछ लो, उसके पास हर स्टेट्स होगा, पेपर में लिखा हुआ स्टेट्स है उसके पास, अश्विन के पास, कि इंटर स्क्वाड मैच पे हुआ क्या है। ये ऋतुराज गायकवाड़ जगह बना के टॉप में खेल रहे हैं, सीएसके को हरा रहे हर मैच पे, और कोई बात नहीं करेगा। लोग जस्टिफाई कर रहे हैं कि इंजर्ड प्लेयर है, अब आगे 3 साल जाके जब ऋतुराज इतना यंग टैलेंट लेके जिताएगा तब बात करेगा ऋतुराज गायकवाड़ वाह क्या रूल कर रहे हैं। यही बात हो गया है ना 3 साल बाद के बारे में, 3 साल आगे जाके क्या होगा। अभी अच्छा क्रिकेट खेल के हार जाते ना, कि चलो चेन्नई अच्छा क्रिकेट खेल रहे, सबने अपना काम अच्छा किया, लेकिन ऐसा नहीं जो उससे भी बेटर है तो हार गए हम, वो अलग चीज होता है। हम अच्छा क्रिकेट खेल ही नहीं पा रहे। जैसे मैंने कहा है, हमारे बैटिंग हमारा स्ट्रेंथ था और बैटिंग ने हमें हराया 7 के 7 मैचेस। बॉलिंग हमारा वीकनेस था, बॉलिंग ने हमें जिताया 6 के 6 मैचेस। बात यह है कुल मिला के ये चीज। और सबसे वीकेस्ट बैट्समैन पूरे आईपीएल में, पूरे आईपीएल का सबसे वीकेस्ट टॉप ऑर्डर बैट्समैन है ऋतुराज गायकवाड़। इतना बॉल्स खेल के, इतना बॉल वेस्ट करके जाता है, जो प्रेशर वो अपने नॉन स्ट्राइकर पे बनाता है। कल मैं कार्तिक शर्मा पे मैं दया खाता हूं। मैं वो जिस हिसाब से खेल रहा था इस पिच पे, बनता नहीं था। एक तो स्लोअर ऑन को पिक करके उसे छक्का मारा था, पुल किया था, ब्रिलियंट शॉट था, ब्रिलियंट शॉट था।
उस पर प्रेशर, मैं क्या बोलूं, आप बताओ क्या बोलूं, अगर गांडू नहीं बोलूं उसको तो मैं क्या गाली दूं उसको। इतना झाटू प्लेयर मैंने अपने लाइफ में नहीं देखा। जब से टी20 क्रिकेट चेंज हुआ है, ऋतुराज गायकवाड इज नॉट रिलीवेंट। और मैंने पहले भी कहा है, इसको टी20 आईपीएल से रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। क्यों, क्या होता है ना, मान लो ये रणजी में अच्छा कर रहे हैं, विजय हजारे में अच्छा कर रहे हैं, तो सिलेक्टर्स का दिमाग में रहता है कि ऋतुराज गायकवाड लगातार अच्छा कर रहे हैं, उसको इंडियन टीम में मौका मिलता है, फिर आ जाता है आईपीएल सिलेक्शन से पहले। और आईपीएल में झाटू परफॉर्मेंस देखेगा ना सिलेक्टर्स का, अरे इस भोसड़ी को दूर रखो टीम से, 100 माइल दूर रखो, तो आईपीएल की परफॉर्मेंस इसके इंटरनेशनल करियर को भी खा जाएगा। क्योंकि आईपीएल परफॉर्मेंस के बेसिस पे सिलेक्टर्स के दिमाग में रहता है कि आईपीएल में वो लोग क्या करते हैं। क्योंकि साई सुदर्शन 30 के एवरेज से फर्स्ट क्लास खेलते हैं, उसको टेस्ट टीम में जगह बन जाता है उसका। क्यों, क्योंकि आईपीएल में अच्छा करता है। और ऋतुराज गायकवाड चाहे डोमेस्टिक में जितना भी अच्छा करे, अगर आईपीएल के परफॉर्मेंस यही है ना, माइंडसेट यही है, इंटेंट माइंडसेट ही नहीं है, एक पॉजिटिव माइंडसेट ही नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोशिश कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि ब्लाइंड स्लोइंग करके अगर कोशिश करते तो सिलेक्टर लगता नहीं, कोशिश तो कर रहे हैं, कर नहीं पा रहे, अलग बात है, क्योंकि इसका नेचुरल गेम नहीं है, कोशिश ही नहीं कर रहे। और एक इंटरेस्टिंग चीज सुन लो, कल स्टीवन फ्लेमिंग की था 9th या 10th ओवर में बात कर रहा था, जब आके वही सेम है, ऋतुराज गायकवाड बड़ा होकर स्टीवन फ्लेमिंग ही बनेगा, एग्जैक्टली वही बनेगा, ठीक है, वही पुराने जमाने में जी रहे। तो रौनक कपूर कल ऋतुराज गायकवाड के पीछे ही पड़ गया था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ऋतुराज गायकवाड के पीछे ही पड़ गया था, शुरू से कह रहा था कि कर क्या रहा है ऋतुराज गायकवाड, ठीक है। अब जब स्टीवन फ्लेमिंग बात करने आया था तो बार बार स्टीवन फ्लेमिंग से पूछा गया कि ऋतुराज गायकवाड की इस इनिंग्स को आप कैसे देखते हो, क्या ऋतुराज गायकवाड सही कर रहा है कि नहीं। स्टीवन फ्लेमिंग के पास कोई जवाब था ही नहीं, वो फंबल कर रहा था उसके पास। मुझे पता है कि ये ओल्ड स्कूल है, लेकिन आज भी थोड़ा बहुत हम कर रहा था, जवाब था ही नहीं। जस्टिफाई, एक कोच एक कैप्टन के नॉक को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, इस हाल पे लेके रख दिया है सीएसके जैसे एक बड़े फ्रेंचाइज पर ऋतुराज गायकवाड ने। आगे जाके क्या करेगा, बहुत अच्छा करेगा तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम इस मैच और इस सीजन के ऊपर जज कर रहे एक प्लेयर को, जबकि बैकअप के प्लेयर्स स्क्वाड में अमन खान था जो नीचे आके बहुत अच्छा बैटिंग कर सकते हैं। एक बार अमन खान की परफॉर्मेंस, अब मेरे बात पे बिलीव नहीं, आप अश्विन से पूछ लो ना अमन खान ने क्या किया नेट्स पे, अमन खान ने नेट्स पे क्या किया पूछ लो, सरफराज खान ने क्या किया पूछ लो, इनकी जगह नहीं बन रही इसके लिए। उर्विल पटेल, अगर आयुष मात्रे होता तो उर्विल पटेल का भी जगह नहीं बनता इस टीम में, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड बैठा हुआ है ना। अगर ऋतुराज गायकवाड सीएसके का कैप्टन नहीं होता, एक कुत्ता नहीं पूछता उसको कहा कौन है ऋतुराज गायकवाड। अगर ऋतुराज गायकवाड एलएसजी, दिल्ली, गुजरात ऐसे टीम के लिए होता ना, कोई कुत्ता उसको नहीं पूछता कि है कौन ऋतुराज गायकवाड। सीएसके का येलो जर्सी पहनता तो लोगों को पता है कि ऋतुराज गायकवाड कोई है। जो भी फैंस उसको मिला है 0.00% होगा जो उसके क्रिकेट के लिए उसके फैंस है, बाकी पूरा फैन जो धोनी का है वो ऋतुराज गायकवाड का फैंस है, जो सीएसके का फैन है वो ऋतुराज गायकवाड का फैंस है, ठीक है। ऋतुराज गायकवाड ने अर्न नहीं किया ये चीज, लेट मी रिमाइंड यू, ऋतुराज गायकवाड ने अर्न, जैसे जेमी ओवर्टन का फैन फॉलोइंग इतना क्यों बढ़ा है अभी, अर्न किया अपने परफॉर्मेंस की वजह से। क्यों फैफ डुप्लेसिस को इतना रेस्पेक्ट मिलता है, अर्न किया अपने परफॉर्मेंस की वजह से। शेन वॉटसन को तो रेस्पेक्ट क्यों मिलता है, क्योंकि अर्न किया है सीएसके के लिए खेल के। ऋतुराज गायकवाड ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। वो 2020 में लेके चला जाओ, मैं तो कहता हूं स्कूल लेवल पे लेके चला जाओ कि चलो क्या किया है ऋतुराज गायकवाड ने, ठीक है। तो बहुत हो गया झाटू वाटू प्लेयर्स के बारे में बात करने में, ठीक है। थोड़ा एसआरएच की बैटिंग से स्टार्ट करता, और जो इन दो टीम के बीच डिफरेंस है वो रहा है हेनरिक क्लासन, नॉट ईशान किशन। ईशान किशन को कैसे मैन ऑफ द मैच मिल गया मेरे समझ से बाहर है, नथिंग अगेंस्ट हिम, लेकिन अगर कल क्लासन वो इनिंग्स नहीं खेलता तो ईशान किशन एक एंड्स पे रहता ही नहीं, उस पर प्रेशर आ जाता, वो कप का एक बड़ा शॉट खेल के आउट होके वापस चला जाता। और मैंने प्रीव्यू पे एक ही चीज कहा था, कौन आउट करेगा क्लासन को, मेरा ये फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लासन को कौन आउट करेगा। आज वो दिन है जहां पे ओवर्टन को आप सबसे ज्यादा मिस करोगे, क्योंकि मुझे डर है क्लासन को कौन आउट करेगा, क्योंकि मुझे पता है क्लासन का वीकनेस है हार्ड लेंथ का हार्ड बॉल, और एक ऐसा बॉलर नहीं है जो क्लासन को ये बॉलिंग कर सके। और ऋतुराज गायकवाड ने कोशिश भी नहीं किया कि स्पेंसर जॉनसन को बीच पे लगे क्लासन को बोलूं कि नहीं हार्ड बॉल से बॉडी लाइन पे डाल, कोशिश भी नहीं किया। बॉलर्स के साथ क्या कम्युनिकेट करते हैं मेरे दिमाग से बाहर है। इधर मैं ओवर्टन को मिस किया, अगर ओवर्टन होता तो शायद खुद ऋतुराज के पास जाता, एक कान के बजाता, बोलता मुझे बॉल दे, ठीक है। इधर थोड़ा ओवर्टन को मिस किया, लेकिन मुझे पता था क्लासन की, मैं कल प्रीव्यू पे कहता कि क्लासन क्या करेगा, क्लासन को कौन आउट करेगा, मुझे नहीं पता, क्योंकि है ही नहीं कोई बॉलर जो क्लासन को आउट कर सकता है सीएसके की टीम में उस लेंथ का, ठीक है। अब अगर स्टैट्स देखोगे, टू बी वेरी वेरी सैड कि ईशान किशन को मैन ऑफ द मैच मिला, क्योंकि क्लासन कल के दिन अगर मैं बोलूं ये पिच खेल डिफिकल्ट था बैटिंग के लिए, ठीक है। सीएसके के बैट्समैन ने स्पिनर्स के अगेंस्ट 18 बॉल खेल के 20 रन बनाए, 18 बॉल खेल के 20 रन। क्लासन को छोड़ के बाकी एसआरएच के बैट्समैन ने 23 बॉल खेल के 26 रन बनाए स्पिनर्स के अगेंस्ट। सीएसके के बैट्समैन ने 18 बॉल पे 20, एसआरएच के बाकी बैट्समैन ने 23 बॉल पे 26, जहां पे क्लासन ने इस पिच पे 19 बॉल पे 36 बनाए, 19 बॉल पे 36 बनाए स्पिनर्स के अगेंस्ट। इस मैच का डिफरेंस हेनरिक क्लासन है और कोई नहीं है।
नो डाउट इन दैट इस मैच का डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ हेनरी क्लासन है और उधर से ऋतुराज गायकवाड़ है जो खेल गया एसआरएच के लिए, वरना और कोई डिफरेंस है नहीं। हेनरी क्लासन का पिछले 4 साल में स्पिनर्स के अगेंस्ट एवरेज है 75.5, स्ट्राइक रेट है 175, वन ऑफ द बेस्ट। इंडियन बैट्समैन के साथ भी कंपेयर करोगे फिर भी वन ऑफ द बेस्ट। इतना हाई एवरेज, इतना हाई स्ट्राइक रेट किसी का नहीं है स्पिनर्स के अगेंस्ट पिछले 4 साल में आईपीएल में, और यही डिफरेंस रहा है। अब आते हैं सीएसके की बॉलिंग और एसआरएच की बॉलिंग के बीच जो डिफरेंस रहा है कल की दिन। ठीक है, मैं साकिब हुसैन से स्टार्ट करता हूं। अगर इस बॉलिंग का कंपैरिजन आपको समझना है ना, तो दोनों कोच कह रहे हैं, दोनों कैप्टन की माइंडसेट और पिच को कैसे एसेस किया उसके बारे में थोड़ा बात करना बनता है। ऋतुराज गायकवाड़ टॉस जीत के पहले बैटिंग लेता और सही डिसीजन था, और उसने कहा है कि ड्राई पिच और आगे जाके और ड्राई होगा। रवि शास्त्री ने बार बार रिपीट किया, उसको भी ये लगता था कि पिच आगे जाके ड्राई होगा। स्टीवन फ्लेमिंग ने भी यही कहा है, रौनक कपूर को भी ये लगा कि आगे जाके ड्राई होगा, इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, अब जब तक साकिब हुसैन आया नहीं था किसी को पता नहीं था इस कौन से लेंथ से क्या करना चाहिए इस पिच पे। साकिब हुसैन आता है और स्लोअर ओवर्स डालना स्टार्ट करता है। अब देखो, टॉस जीतने का जो फायदा सीएसके को मिलना चाहिए था कि आपको एक टेम्पलेट मिल गया था कि सेकेंड इनिंग्स पे बॉलिंग कहां पे करना है और कौन से बॉल ज्यादा इफेक्टिव है इस पिच पे, फिर भी हो नहीं पाया। और मैं आपको स्टैट्स के साथ बोलता हूं, कल एसआरएच के पेसर्स ने 39 स्लोअर ओवर्स डाला है, 39 स्लोअर ओवर्स, जिसमें उन्होंने सिर्फ 55 रन दिया, 8.46 की इकोनॉमी और 3 विकेट स्लोअर वन पे आए हैं। 39 बॉल पे 55 रन। बताओ सीएसके सेकंड इनिंग्स पे कितने, सीएसके के पेसर ने कितने स्लोअर वन डाला? 12, सिर्फ 12 स्लोअर वंस। एंड आई वाज शॉक्ड कि आपको एग्जैक्टली पता है कौन से लेंथ पे, कौन से लाइन पे, कौन सा बॉल पेस ऑफ वाला बॉल काम कर रहे, इस पिच पे होल्ड हो रहा है, ग्रीप हो रहा है, फिर भी सिर्फ 12, जबकि आपके पास टेम्पलेट था। साकिब हुसैन ने क्या किया? एक से गधे है इस टीम में। कैप्टन का कुछ कम्युनिकेशन नहीं है कि नहीं अंशुल कंबोज तू इधर आ मिडिल पे, तू मेरे लिए अभी ऑफ कटर डालेगा बॉडी लाइन पे। और मैं आपको कहता हूं सिर्फ ऑफ कटर स्लोअर वंस नहीं, इनटू द पिच स्लोअर वंस कल ज्यादा हेल्प कर रहा। अगर आपने उर्विल पटेल का विकेट देखा, इनटू द पिच स्लोअर क्या होता है, कोई भी ऑफ कटर या फिर बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वन, और इनटू द पिच क्या होता है, आप जोर से टक करके हाथ घुमा के मार रहे हो, ठीक है, थोड़ा हार्ड लाइन को हिट करके स्लोअर वन। और एक होता है नॉर्मल स्लोअर कैसे डाल दिया, जो शिवम दुबे डालते हैं। तो इनटू द पिच स्लोअर वन साकिब हुसैन डाल रहा था, पैट कमिंस इनटू द पिच स्लोअर डाल रहा था, हार्ड लेंथ पे स्लोअर वन, है ना। जो उर्विल पटेल का विकेट देखोगे वो ऑलमोस्ट बाउंसर लेंथ पे गिर के स्टंप पे आया है। मैं साकिब पे थोड़ा बाद में आता हूं कि थोड़ा बेटर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मैं थोड़ा दुबे पे आता हूं। दुबे आए थे एक ओवर डालने, और मैंने ये चीज शायद 3-4 वीडियो पहले ही कहा है, 3-4 वीडियो पहले मैंने ये चीज कहा है। 2 प्लेयर का मैंने नाम उठाया, एक शिवम दुबे, एक मार्कस स्टोनी, जिनको कभी बॉलिंग पे इंप्रूवमेंट करना ही नहीं है। दुबे को मैं डीवाई पटेल से देख रहा हूं, जीरो इंप्रूवमेंट, 10 साल हो गया, जीरो इंप्रूवमेंट बॉलिंग में। बॉडी लैंग्वेज खराब, फील्डिंग आता नहीं है, और बॉलिंग पे सिर्फ दुबे के लिए बॉलिंग का मतलब है ऐसे उंगली से पकड़ो, ऑफ कटर डालो, है ना, और वाइड लाइन के पास डालो, रूम दो, बैट्समैन छक्का मारे खड़े खड़े। दुबे को जितना विकेट जिंदगी में मिला है, 99.99% विकेट तब हुआ है कि स्क्वायर बाउंड्रीज बहुत बड़ा है, स्लोअर वन डाल दिया, पुल किसी ने पुल किया, बाउंड्री क्लियर नहीं कर पाया। इनटू द पिच, हाइट इतना लंबा है, गेंडा जैसा वेट है उसका, वो इनटू द पिच वो स्लोअर नहीं डाल पा रहा है। इनटू द पिच वो ऑलराउंडर बनेगा, अपने आपको ऑलराउंडर बोलते हैं। इनटू द पिच स्लोअर नहीं डाल पा रहा है, रूम देख के स्लोअर डाल रहा है, क्लासन वेट कर करके मार रहा है। एक से एक गधे है इस टीम में। मैंने पहले भी कहा, इनको इधर से मतलब बॉलिंग कोच क्या काम कर रहा है, इनिंग्स ब्रेक में क्या बात हुआ होगा, मतलब इतना बड़ा टेम्पलेट मिल गया था। ठीक है, ये स्कोर है ना, ये स्कोर खराब नहीं था, 181 स्कोर बिल्कुल खराब नहीं था। इस पिच में अगर गुजरात का बॉलिंग यूनिट होता ना, एसआरएच फिर से 120-130 पे रुक जाता। मैं आपको लिख के रखता हूं, 120-130 पे रुक जाता अगर गुजरात कल बॉलिंग सेम पिच पे सेकंड इनिंग्स में बॉलिंग कर रहा होता तो। इतने गधे हैं, मैं क्या बोलूं। तो थोड़ा साकिब हुसैन पे आने से पहले उर्विल पटेल पे आता हूं, क्योंकि उर्विल पटेल को विकेट साकिब हुसैन ने लिया है। मैंने ये सुनने में आपको बहुत बुरा लगेगा, लेकिन मैंने पहले भी ये चीज कहा है कि उर्विल पटेल इधर से दिमाग से जीरो है, बिल्कुल जीरो है। मैंने बार बार कहा, आयुष मात्रे के साथ उर्विल पटेल को कंपैरिजन बिल्कुल नहीं बनता है। आयुष मात्रे एक प्रॉपर बैट्समैन है, जो रणजी में अच्छा करता है, जो रेड बॉल से अच्छा करता है, जो ओडीआई फॉर्मेट में अच्छा करता है, जो T20 में अच्छा, उसके पास हर शॉट से उसका फ्रंट फुटवर्क बहुत अच्छा है, बैकफुट में खेलता है, पुल अच्छा करता है, फ्रंट पर अच्छा करता है, हर सब चीज उसका बेहतरीन है, मैच्योरिटी बहुत बढ़िया है। आयुष मात्रे के साथ उर्विल पटेल का कंपैरिजन बिल्कुल नहीं बनता। उर्विल पटेल इधर से जीरो है, मैंने पहले भी कहा है, मैच्योरिटी आ नहीं रहा है, और कोच का क्या कम्युनिकेशन चल रहा है उसके साथ मुझे बिल्कुल नहीं पता। क्यों नहीं कहा जा रहा है कि नहीं हर बॉल को आप गधे की तरह, सांड की तरह डीप मिड पे पुल नहीं कर सकते। अब मैं आपको समझा दूं, जब साकिब हुसैन पहला ओवर लेके आया है,
पहला बॉल 114 की स्पीड से ऑफ कटर, उर्विल सांड की तरह घुमाया, मिस किया। दूसरा बॉल 116 की स्पीड से ऑफ कटर, फिर से सांड की तरह घुमाया, मिस किया। तीसरा बॉल बाउंसर लाइन पे फिर से 114 की स्पीड से ऑफ कटर, फिर से सांड की तरह घुमाया, बोल्ड हो गए। मैच्योरिटी मतलब आता ही नहीं है, मतलब एग्जैक्टली शाहिद अफरीदी का रिप्लिकेट है उर्विल पटेल, कि जिस दिन खेलेगा हो सकता है 25 बॉल पे सेंचुरी मार देगा, आप आके गाली दोगे, आप कहोगे उर्विल पटेल इतना अच्छा बैट्समैन है। बैट्समैन बेहतरीन है, लेकिन अगर कोई अपने स्ट्रेंथ को डुबा डुबा के मारेगा ना, टैलेंट को, अपने टैलेंट को वो उर्विल पटेल वो ऐसा बैट्समैन है कि अपने टैलेंट को रेस्पेक्ट बिल्कुल नहीं करता। एक विकेट पे प्राइस टैग भी लगाना पड़ता है, एक नहीं कि पहला बॉल साकिब ने स्लोअर डाला, दूसरा बॉल स्लोअर नहीं, तीसरा बॉल स्लोअर ही डालेगा। मैं क्यों पीछे खड़े होकर अपना बॉडी वेट पीछे रख के बैकफुट पे कट करता हूं इस बॉल को, आराम से चौका मिल जाएगा मुझे, थोड़ा स्क्वायर में कट करता हूं, नहीं करूंगा। मुझे एक ही गेम आता है, डीप मिड करके ब्लाइंड स्लोगिंग करूंगा। कितने बार रखा हूं ये जो उर्विल पटेल पहले मैच पे आया था ना, जब उसने ग्लिम्पसेस दिखा था, पावर प्ले में अच्छा किया था, सबने कहा था कि इस स्लो पिच पे पावर प्ले में उर्विल पटेल ने मैच चेंज कर दिया, जब पहला मैच खेला इस सीजन, तब भी मैंने कहा था कि गलत है। इंटेंट पे कोई सवाल नहीं, इंटेंट 1000% सही है उसका, बॉटम हैंड में बहुत पावर है, बहुत अच्छा कर सकता है, लेकिन बॉल के लाइन और लेंथ देख के तो खेलोगे ना। ब्लाइंड स्लॉगिंग में एक डिफरेंस है। क्या ईशान किशन चाहे तो ब्लाइंड स्लॉगिंग नहीं कर सकता? कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता ब्लाइंड स्लॉगिंग? क्या हेनरी क्लासन चाहे तो ब्लाइंड स्लॉगिंग नहीं कर सकता? कर सकता है ब्लाइंड स्लॉगिंग, लेकिन देख के खेलता है ना, पुल का बॉल पुल, कट का बॉल कट, बैकफुट में रहने तो बैकफुट में रह के 3 बॉल बैक टू बैक आप सेम डिलीवरी पे सेम शॉट खेल रहे हो गधे की तरह, तो मैं आके क्या बात करूं इधर कि वाह उर्विल पटेल वाह, वो तो ऐसे ही खेलता है यार। वो अगर बाउंसर पे आउट हो जाते, यॉर्कर पे बोल्ड हो जाता मारते हुए, तो अलग चीज है यार, अलग चीज है। 3 बॉल सेम टाइप ऑफ शॉट खेलना। तो इधर थोड़ा साकिब के बारे में और बात करते। साकिब ने एक 11th ओवर डाला है, एक 15th ओवर डाला है। उन 2 ओवर पे 12 बॉल पे 10 बॉल स्लोअर वन डाला है, 10 बॉल स्लोअर वन, जिसमें एक पे भी बाउंड्री नहीं आया। ठीक है, एक चीज, साकिब हुसैन वो एक बॉलर है जिसको आप मतलब ही इज अ जेम फॉर एसआरएच, जिसको आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप आगे जाके यूज कर सकते हो फ्यूचर में। एक बॉलर जिसको आप बार बार रिटर्न करना चाहोगे, क्योंकि वो उसका एक क्वालिटी है, कोई भी पिच में आता है लेंथ को इतने आसानी से पकड़ लेते हैं वो, मतलब इमेंस टैलेंट है, जो आके जाते आते ही पहली ओवर पे लेंथ पकड़ ले, कौन सी लेंथ है मुझे डालना है, ब्रिलियंट टैलेंट है। और डेथ पे और मिडिल पे बेहतरीन पुराने बॉल के साथ बहुत अच्छा बॉलिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छा बॉलिंग कर सकते हैं। जब साकिब, एक ऐसा मैच होगा जहां पे रिवर्स स्विंग हो रहा है, बॉल बहुत पुराना हो गया, साकिब हुसैन फाड़ देगा, आप लिख के रख लो। अगर जिस दिन उसको रिवर्स स्विंग मिलेगा, बॉल इतना पुराना हो गया घिस जाएगा ना, ऐसा कंडीशन आ गया, साकिब हुसैन फाड़ के रख सकते हैं। ठीक है, दैट्स ग्रेट। एसआरएच की बॉलिंग के बारे में बात हो और पैट कमिंस की बात ना हो तो इंसल्ट हो जाएगा, है ना, लोगों को पसंद नहीं आता। मैंने पहले भी कहा, पैट कमिंस इज ऑन अ डिफरेंट लेवल व्हेन इट कम्स टू बॉलिंग। जब पहले सीएसके को बेहतरीन स्टार्ट मिल गया था, पहले संजू को आउट किया, है ना, जो बॉल थोड़ा सीम पे करके स्ट्रेटन हुआ, संजू आउट, कोई बात नहीं, संजू का इंटेंट बेहतरीन था। उसके बाद जब एक पार्टनरशिप हुआ उर्विल और कार्तिक के बीच, कौन ओवर लेकर आता है वो ओवर, मैं बार बार कहता हूँ, बार बार एग्जाम्पल दिखा था कि ईशान मलिंगा के पास आप जा सकते थे, आप साकिब के पास जा सकते हो, लेकिन हमेशा पैट कमिंस जब एक पार्टनरशिप होता है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के लिए हो, चाहे टेस्ट फॉर्मेट हो, ओडीआई हो, T20 हो, हमेशा खुद को आगे रखता है कि मैं कोशिश करता हूँ। मिलना या ना मिलना अलग बात है, लेकिन एज ए माइंडसेट, कैप्टनसी माइंडसेट बेहतरीन सही जगह जाता कि नहीं, रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरा कि मैं ब्रेक तो दूं और आके सच में कार्तिक शर्मा को स्लो रन डाल के आउट करते। उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ को आउट किया, वो गलत किया। अगर ऋतुराज गायकवाड़ को आउट नहीं करता तो 140 का टारगेट मिलता, उधर ऋतुराज गायकवाड़ को आउट करके थोड़ा खराब किया। बाकी ईशान मलिंगा हैज बीन ब्रिलियंट इन लास्ट 2 सीजन्स, नो डाउट इन दैट। साकिब हुसैन बेहतरीन है और शिवम कुमार ने भी अच्छा खासा बॉलिंग किया। तो बॉलिंग के ही डिफरेंस से उन्होंने ऑफ कलर डाला है। सीएसके के बॉलर्स ने कहा नहीं, मैं ऑफ कलर बिल्कुल नहीं डालूंगा। अंशुल कंबोज का जो पिछले 3-4 मैच पे उसने 14 ओवर डाला है और 14 की इकोनॉमी से मार खाए, 3 विकेट लिए है। मैंने कल आशुतोष को जब मैं कह रहा था कि आशुतोष बहुत ही अंडररेटेड फिनिशर, वो इंडिया ए टीम में हमेशा रहना चाहिए T20 में, और थोड़ा बहुत ग्रूम उसको कर सकते हो क्योंकि उसका स्ट्रेंथ में जो पावर है, और एक ऐसा बैट्समैन है जो हर बॉल को, हर जो भी बॉल करो, जहां पे डालो, लेंथ पे डालो, अच्छा बॉल खराब बॉल, हर बॉल पे वो बाउंड्री लगा सकता है। आशुतोष के पास एक इमेंस टैलेंट है, कोई भी लेंथ, कोई वीकनेस है ही नहीं, हर बॉल पे वो बाउंड्री लगा है, स्पेशली स्पेसर्स को। ठीक है, तो आशुतोष ने जो उसका वीकनेस जब से एक्सपोज किया अंशुल कंबोज का, तब से अंशुल कंबोज का थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस हिल चुका है। ठीक है, और कल भी मैं तो शॉक था जो मिडिल पे उसने 1 ओवर डाला है, उतना खराब ओवर हालांकि था नहीं, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ ने एक बार कम्युनिकेट नहीं किया कि नहीं तू, क्योंकि उसका जो बेसिक नेचुरल लेंथ है वो हार्ड लेंथ का ही बॉलर है। ठीक है, क्यों आके इनटू द पिच स्लोअर वन नहीं डाला है, मेरे समझ से बाहर था। ठीक है, थोड़ा और शुरू से शुरू करते हैं। ये हो गया बॉलिंग का कंपैरिजन। बैटिंग का मैं बोल चुका हूँ, ईशान किशन वंस अगेन मैन ऑफ द मैच,
के दावेदार मैं तो नहीं मानता हूँ बिल्कुल भी। हालांकि बहुत अच्छा नॉक खेला। आप डिफरेंस देखो, जहाँ पे कार्तिक और ऋतुराज का पार्टनरशिप चल रहा था, सेम एक पार्टनरशिप इसी मोमेंट पे क्योंकि पावर प्ले इनका भी खराब गया है, सीएसके से खराब 45 रन बनाए इन्होंने, ठीक है। और मुझे पता था इस पिच पे हेड और अभिषेक कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। फिर जो कार्तिक और ऋतु का पार्टनरशिप है और सेम हेनरिक क्लासेन और ईशान किशन का पार्टनरशिप आप देख लो, उधर कार्तिक बहुत एग्रेसिव अल्ट्रा एग्रेसिव कर रहा था, इधर क्लासेन बॉल को पिक करके मार रहा था। दोनों में डिफरेंस क्या है? ऋतुराज गायकवाड़ स्ट्राइक भी रोटेट नहीं कर पा रहा था, पूरा का पूरा प्रेशर कार्तिक पे दे रहा था। ईशान किशन क्या कर रहा, पहली बॉल पे सिंगल लेके हेनरिक क्लासेन को दे दो, स्पिनर्स आ गया, पहली बॉल पे सिंगल लेके हेनरिक क्लासेन को दे दो। जब डाउन द लेग कुछ बॉल मिला पैर पे, तब उसे छक्का मारा, चौका मारा, वरना अपना काम आराम से मारने का देखा भी नहीं, मारने को देखा भी नहीं है, सिंगल लेके हेनरिक क्लासेन को दे लो। ऋतुराज गायकवाड़ क्या कर रहे हैं? स्ट्राइक रोटेशन मेरे से नहीं होता है, मेरे से नहीं होगा स्ट्राइक रोटेशन। दो एक दो कवर ड्राइव पे अगर बाउंड्री नहीं है, मैं पहले भी कह चुका हूं, पहले मैच से कह रहा हूं, एक दो कवर ड्राइव पे अगर चौका नहीं मिला, इस जनाब को पता ही नहीं है कि बैटिंग कैसे करना है। अगर एक दो कवर ड्राइव फील्डर के हाथ चला गया बॉल, उसके बाद तो खत्म ही चीज है, ठीक है। मैं तो कहता हूं ऐसा पनिशमेंट उसको दो कि इंडियन टीम में भी सिलेक्ट मत करो। इंडियन चाहे अभी रणजी में हर सीजन 700 बनाए, सिलेक्ट मत करो। देवदत्त, पडिक्कल, स्मरण, रविचंद्रन, बाबा इंद्रजीत एंड जगदीशन, जिसको सिलेक्ट करना है करो, ऋतुराज गायकवाड़ को मत करो। इसको ऐसा पनिशमेंट दो, जिंदगी भर याद रखे कि एक टीम को कैसे डुबाया इसने, ठीक है। तो यही मेजर डिफरेंस है। बट ईशान किशन वंस अगेन एंड तक रहा है, वो पैनिक नहीं किया है, और एंड पे जाके जो मुकेश चौधरी की सामने वंस अगेन हार्ड लेग से बॉल डाउन द लेग उसको मारोगे तो ईशान किशन कभी छोड़ेगा नहीं। और इस हाइट का बैट्समैन जो एक पुल शॉट पे छक्का मारता है, ईशान किशन हैज़ बीन ब्रिलियंट, ठीक है। उसका वो एक सीजन याद था जहाँ पे उसने सबसे ज़्यादा छक्का मारा था मुंबई के लिए, उस सीजन पे पूरा का पूरा सीजन उसको बाउंसर डाला गया है, क्योंकि उसका हाइट छोटा और हर पूरे सीजन में उसने पुल करते छक्का मारा है, ठीक है। तो ईशान किशन को उस लेंथ पे आप बिल्कुल भी परेशान नहीं कर सकते, ठीक है, बिल्कुल भी परेशान नहीं कर सकते। तो वंस अगेन एसआरएच के मेरे हिसाब से तो आराम से जीत गए, आराम। जब तक क्लासन आउट होता मैच खत्म था, ठीक है। संजू सैमसन ने बहुत ट्राई किया फील्डिंग से, नूर ने बहुत ट्राई किया, अखिल ने बहुत ट्राई किया, लेकिन अगर दुबे और ऋतुराज गायकवाड़ थोड़ा बेटर क्रिकेट खेलता तो शायद सीएसके आराम से 195 टच कर लेता, और 195 इस पिच पे बहुत ज़्यादा होता, ठीक है। लेकिन ठीक है, इनको करना नहीं है, खेलना नहीं है, इनको खेलना आता नहीं है। अब आगे जाके क्या करेगा एसआरएच के लिए मैं यही बोलना चाहूँगा, जैसे मैंने कहा इनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी था। जो काम कल ईशान ने किया है ना, वो काम उसने अहमदाबाद पे क्यों नहीं किया, गुजरात के सामने क्यों नहीं किया? मेरा ये सवाल है। अगर करते ना आप एक बेटर पोजीशन में होते, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता कि आप फाइनल जीत सकते हो, क्योंकि उसी ग्राउंड में मैच होगा, गुजरात आएगा सेम पीस देगा आपको, ठीक है। दूसरा मुझे लगता है कि फाइनल पे अगर एसआरएच आएगा तो वंस अगेन हेनरिक क्लासेन, ईशान किशन और स्मरण रविचंद्रन सबसे इंपॉर्टेंट बैट्समैन होने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट बैट्समैन जो ऐसे कंडीशन में अच्छा कर सकते हैं एस्पेशली हेनरिक क्लासेन, क्योंकि स्पिनर्स को बहुत टेक ऑन करता है। तो चांसेस है कि एसआरएच फाइनल पे जाके थोड़ा अडेप्ट कर सकता है और जीत भी सकता है अगर ये तीन बैट्समैन अच्छा करेगा तो। सीएसके के लिए मैं क्या बोलना चाहूँगा, अभी वही है कि बाकी सब टीम हार जाए, हम 14 पे क्वालिफाई कर जाए, कर जाओ, मेरे को क्या, कर जाओ क्वालिफाई, इधर से सेंचुरी मार दो सेंचुरी, सब सेंचुरी मार दो और क्वालिफाई कर जाओ, दिखा दो मुझे क्वालिफाई करके, और जीता के भी दिखा दो, ठीक है। डिजर्व करता क्या, ये पूछ लो आप अपने आप से, डिजर्व करते हो क्या? और एक चीज देखो, जब ऋतुराज गायकवाड़ कल मैच हार के आया, रवि शास्त्री इतना आसान आसान सवाल पूछ रहा है, रवि शास्त्री क्या बोल रहे हैं, ये नहीं बोल रहे कि तू बैटिंग से कब अच्छा करेगा, तेरा बैटिंग फॉर्म ऐसा क्यों है ना। अभी रहाने जाता गान फाड़ देते सब मिलके कि रहाने आगे चलो इसको पकड़ते हैं, विराट कोहली को पकड़ लेते हैं, स्पिन के अगेंस्ट स्लो क्यों खेलता है। ऋतुराज गायकवाड़ क्या बोल रहे थे रवि शास्त्री कल के दिन दारू पी के, क्या बोलते ऋतुराज गायकवाड़ कि ऋतु हार मत मान, और एक मैच है 14 में भी क्वालिफाई कर सकता है, 14 में भी हंस के ऋतुराज गायकवाड़ यस रवि सर, आई नो इतना सॉफ्ट ऋतुराज गायकवाड़ के साथ कोई और प्लेयर होता अब तक फाड़ देते हैं लोग। एजेंडा तो चलता है, रहाणे के अगेंस्ट एजेंडा तो चलता है, मतलब ऋतुराज गायकवाड़ से बेटर बैट्समैन है रहाणे, पिछले 4 साल का स्ट्राइक रेट उठा के देख लो, है ना। स्ट्राइक रेट उठा के देख, आप खुद देख लो, पावर प्ले का भी स्ट्राइक रेट देख लो, पावर प्ले के स्ट्राइक रेट में तो रहाणे टॉप में आ जाता है, टॉप 6-7 में आ जाता है पावर प्ले के स्ट्राइक रेट पिछले 4 साल में। तो ऋतुराज आसपास भी नहीं, और बुढ़े लोग ऋतुराज से ऊपर है। क्या कर रहे हैं मुझे मेरे समझ से बाहर है। वंस अगेन साकिब हुसैन हैज बीन ब्रिलियंट, ईशान मलिंगा हैज बीन ब्रिलियंट, शिवम कुमार बहुत इंप्रेसिव था। सीएसके ने कुछ सीखा नहीं, सेकंड इनिंग्स पे बॉलिंग आया तो स्पेंसर जैसन ने पावर प्ले बहुत अच्छा बॉलिंग किया, मुकेश चौधरी ने पावर प्ले बहुत अच्छा बॉलिंग किया, अखिल हुसैन हैज बीन ब्रिलियंट, उसका यूज बहुत ही खराब तरीके से किया है। पूरे सीजन में अखिल हुसैन का अंडर यूटिलाइज किया, पूरे सीजन में सरफराज खान को वेस्ट किया, पूरे सीजन में रामाकृष्ण घोष, अमन खान को वेस्ट किया। सीएसके मैनेजमेंट स्टीवन फ्लेमिंग और ऋतुराज गायकवाड़ ने मिलकर फ्रेंचाइज को बहुत बुरे तरीके से डुबा दी, बहुत बुरे से डुबा दिया। अभी वही हो सकता है कि अगर मान लो लक साथ है, पंजाब हार जाए, आरआर दोनों मैच हार जाए, केकेआर हार जाए, दिल्ली हार जाए, पता नहीं क्या कौन कौन हार जाए, ठीक है, उसके बाद भी अगर आपको क्वालिफाई करना है वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस से होगा कि संजू सैमसन सेंचुरी मार दे, उर्विल पटेल 20 बॉल पर 70 मार दे। ऐसे परफॉर्मेंस की बाद ही सीएसके हो सकता है क्वालिफाई कर जाए, सेमीफाइनल फाइनल भी जीत जाए, मतलब हो सकता है। लेकिन
बहुत बहुत मेरे हिसाब से ऋतुराज गायकवाड़ कंटिन्यू नहीं करना चाहिए फाइनल। अगर जीत भी गया, मान लेते 1% चांस ऑफ सीरीज के फाइनल जीते, ट्रॉफी 6 आ गया, फिर भी ऋतुराज गायकवाड़ को कैप्टनसी से हटा देना पड़ेगा, क्योंकि बेटर प्लेयर है हमारे पास, बेटर कैप्टन भी है हमारे पास, कहाँ से उसको जगह बनता है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ, चलो मेरा एक फेवरेट टीम तो क्वालिफाई हुआ है एसआरएच, और मैं उम्मीद करता हूँ बेटर क्रिकेट खेले। अगर आरसीबी को हरा सकता है एक मैच पे, जो लास्ट मैच पे, तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। फिर भी क्योंकि अहमदाबाद पे, अगर अहमदाबाद पे फाइनल नहीं होता ना, मैं कह देता कि एसआरएच वो फाइनल ट्रॉफी उठाने वाला, क्योंकि अहमदाबाद पे फाइनल है, और जिस हिसाब से क्रिकेट एसआरएच खेलता है, उनकी बैटिंग यूनिट पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हालांकि बाकी चाहे कोई भी बोले कि गुजरात सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉलिंग यूनिट है, मैंने बार बार शुरू से कहा है कि सीएसके और एसआरएच का जो बॉलिंग यूनिट है, जो इन एक्सपीरियंस है, डोमेस्टिक प्लेयर को प्लेयर बनाए, ये दोनों सबसे बेटर बॉलिंग यूनिट है। और लास्ट मैच पे भी अहमदाबाद पे बेहतरीन बॉलिंग पैट कमिंस ने किया, ईशान मलिंगा ने किया, साकिब ने किया, सबने अच्छा बॉलिंग किया। बैटिंग इनका क्लिक नहीं कर पाया, एडप्ट नहीं कर पाता कंडीशन के हिसाब से। बॉलिंग इनका हर कंडीशन में जाकर एडप्ट कर लेते हैं, हर कंडीशन में जाकर एडप्ट कर लेते हैं। डिफेंसिव बॉलिंग है, 220 ये लोग डिफेंड कर सकते हैं, 160 पे रोक सकता है। सिर्फ बैटिंग अगर एडजस्ट करना सीख जाएगा तो ऐसा जीत सकता है, चांसेस है। और देखते हैं कौन क्वालिफाई करते हैं, फिर मैं आगे जाके बोलूंगा। अभी के लिए तो मुझे लगता है कि एसआरएच की साइड, क्योंकि एसआरएच मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टीम है, मैं चाहता हूँ एसआरएच जीत जाए। अभी जो 3 टीम क्वालिफाई किया है, जीतेगा कि नहीं वो आगे जाके बात करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।